जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ से संबंधित सीरीज है। ठीक है, ये 9वां टेस्ट है इस सीरीज का। इसके पहले मैंने 8 करवा रखे हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हों प्रैक्टिस टेस्ट तो देख लीजिए। पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, लगाइए उनको, अपना सेल्फ इवेल्युएशन खुद कीजिए। स्वयं का जो मूल्यांकन होता है वो उससे बेहतर मूल्यांकन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आपके 85 प्लस का टारगेट रखा है और ये टारगेट इसी तरीके से पूरा होगा। ठीक है, मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो भी बनाया है, उसकी लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। आई पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा वो। ठीक है, उसको ज़रूर देखिएगा किस तरीके से ये जो 80 डेज़ बचे हुए हैं, 80 दिन लगभग बचे हुए हैं, उसको कैसे किस तरीके से टारगेट को पूरा किया जाए। ठीक है, कि हमारा 85 प्लस नंबर आए। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि हमें यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, इससे ज़्यादा ही जाना है, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वो कैसे आएगा वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, तो उनको उसी हिसाब से करिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप जाकर ले सकते हैं। ये ना सिर्फ यूपीपीएससी आरओ के लिए है, जहाँ पर भी आपका जीएस वगैरह पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसको सभी लोगों में शेयर कर दीजिए, सभी छात्रों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, देख लीजिएगा आप, पूरा मैंने बना रखा है। जीएस के भी और हिंदी के भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। 8-8 दोनों के फुल लेंथ मॉक टेस्ट करवा रखे हैं मैंने, उनको हल कीजिए आप। ठीक, अगर उनकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी डिले। ये इस जो सीरीज है, ये इस सीरीज का ये 9वां टेस्ट है, लेकिन ये ध्येय वाला ये चौथा टेस्ट है। ठीक है, चलिए, तो बहुत बेहतरीन प्रश्न दिए हुए हैं इनमें। ठीक है, इनमें बहुत सारे पीवाईक्यू हैं और कुछ अच्छे नए नए प्रश्न भी दिए हुए हैं। तो दोनों चीज़ें हैं इसमें, आप दोनों को लगाइए, हल कीजिए। जो प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं उनके नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज करिए। ठीक है, यही है सफलता का जो उद्देश्य, वो मूल मंत्र जिसको कह सकते हो, वही चीज़ है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं इस सीरीज का, इस प्रश्न पत्र का। देखिए, कार्ड्स अल्मेडा काफिला व्यवस्था हिंद महासागर में फ्रांसीसियों द्वारा लागू की गई थी। तो देखिए, जो ये कार्ड्स अल्मेडा ये काफिला था, ये बेसिकली किसका था? ये फ्रांसीसियों का नहीं था, ये पुर्तगालियों का था। ठीक है, तो पहला जो गलत हो गया, पुर्तगालियों का था ये। पुर्तगाली गवर्नर था कौन? पुर्तगालियों द्वारा लागू किया गया था। वो पुर्तगाली कौन था? अल्मीडा। ठीक है, अल्मीडा। ठीक, ये पहला गवर्नर था ये बेसिकली पुर्तगालियों का, और इसी ने ये ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत ये चीज़ लागू करी थी। बेसिकली क्या होता था, ये हिंद महासागर में जो भी जहाज़, किसी भी अन्य जो, चाहे वो यहाँ के मतलब भारत का कोई जहाज़ हो, किसी भी राज्य का, या कोई जो प्रांतीय जो यहाँ पे देसी रियासतें थीं, या फिर कहीं अदर जो भी हों, बाहर यूरोपीय जो पश्चिमी देश के जहाज़ हों, सभी को वो उससे वो चुंगी टाइप का लेता था। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो और बाकी देखिए, जब पहला गलत हो गया, अगर उत्तर के हिसाब से बात करें कि कौन सा उत्तर सही होगा, तो ए गलत आर सही। ठीक है, सोचना ही नहीं है। प्रश्न जब आप परीक्षा में परीक्षा हॉल में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। जैसे ही आपको पहला गलत लगे, डी या उस पर आप लगाइए और आगे बढ़िए। दूसरा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ इसलिए पढ़ लीजिए कि आपको इसको मतलब समझना है, बेसिक थोड़ा कॉन्सेप्ट भी पता चल जाए, कहानी पता चल जाए, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। तो इस व्यवस्था का उद्देश्य हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करना था और उस पर कर लगाना। तो मैंने बताया ना कि वो बेसिकली चुंगी ले रहा था। ठीक, याद रखिएगा उसको। बहुत ध्यान से प्रश्न पढ़िए, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर आप इसमें फ्रांसीसी शब्द पर ध्यान नहीं देंगे तो ये प्रश्न गलत हो सकता है। ठीक, इस तरीके से, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रश्न को पढ़िए और उस पर थोड़ा सा 2-4-5 सेकंड टाइम दीजिए। एकदम से मतलब भाग नहीं जाना है, और जो भी पूछा है उसको वहाँ पे राउंड कर लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए। कुछ इस तरीके का करिए कि आपको दिखे वो, कि पूछा है या पूछा है नहीं है, ये सारी चीज़ें है ना। मैच्ड है, अनमैच्ड है, नॉट, ऐसे करके, है ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है, बार बार इसीलिए बताता हूँ कि याद रहे आपको। ठीक, मराठा प्रशासन में निम्नलिखित में से किस कर के बदले पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण एवं लूटपाट से बचाने का आश्वासन प्राप्त होता था? देखिए, ये जो मराठा प्रशासन था, बेसिकली जो मराठा राज्यों में, ये लोग क्या करते थे, ये लोग जैसे चौथ और सरदेशमुखी, ये दोनों टाइप के कर लेते थे। ठीक है, तो ये जो बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आक्रमण और लूटपाट से बचाने के लिए, वो चौथ होता था। ठीक है, और सरदेशमुखी होता था जो इनके अपने राज्य होते थे, मतलब जहाँ पे ये सीधे तौर पे प्रशासन करते थे वहाँ से। चौथ क्या होता था, जो इनके राज्य से बाहर वाले, आजू बाजू इधर उधर के, है ना। तो ये इस तरीके से। ठीक,
याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है इसमें। उत्तरकालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, ये रंगीला जो है 1719 से लेकर और 1748 तक रहा, काफ़ी लंबे समय तक रहा। हालांकि ये कुछ कर नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि इसकी जो आदतें थी वो ही मतलब इस पर भारी पड़ रही थी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये अय्यासी वगैरह में ज़्यादा मतलब इसकी संलिप्तता रही है, ठीक। तो इसमें पूछा है कि इसमें सत्य नहीं है। अब देखिए जो पूछा है उसको आप राउंड कर लीजिए। इसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं का एक वर्ग का प्रभुत्व था, तो बिल्कुल सही है ये, ठीक है। वह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था, तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसी के काल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, कब? इसी के टाइम पे हुआ था ये, ठीक है, 1739 के आसपास, ठीक। तो ये चीज़ याद रखना। ये इसने अंग्रेज़ों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की, तो यही वाला जो है गलत है इसमें, ठीक है। इसने नहीं दिया था, वो फर्रुखसियर ने दिया था, ठीक है, वो याद रखिएगा, ठीक। फर्रुखसियर ने दिया था, इसने नहीं दिया था। सुगौली की संधि बेसिकली ये किससे संबंध रहा है, तो ये आंग्ल नेपाल युद्ध से रहा है। जो आंग्ल नेपाल प्रथम युद्ध हुआ 1814 से 16 के बीच में, उसी में ये संधि हुई थी, ठीक है, सुगौली की संधि, ठीक। याद रखिएगा ये चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अगला प्रश्न। निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही कालानुक्रम बताना है आपको, ठीक है। देखिए ईयर याद रखिए, ये फैक्ट ऐसे बहुत पूछे जाते हैं, आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। मैंने उसमें ताबड़तोड़ वाली सीरीज़ में पूरा करवा रखा है, अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिए, आप उसको देख लीजिए, 2-4 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। अब इसमें आपको अगर ईयर पता है तब तो आप कर ले जाएंगे। जैसे आप देखिए तत्वबोधिनी सभा देखिए तो 1839 में है, ठीक है। ब्रह्म समाज ये 1828 है ना। परमहंस मंडली ये आपकी लगभग 1851 के आसपास है ना, ये इस उस पे चलती है। तो अगर इससे आप निकाल सकते हैं इसमें, तो आप इसको अंदाज़ा लगाइए कि कौन सा इसमें सही हो सकता है। देखिए इसमें अब इसमें कौन कौन सा है, सबसे पहले तो कौन आएगा इसमें, देखिए यही आएगा ब्रह्म समाज। तो 4 जहाँ पे है उसी को पहले लीजिए, तो 4 वाला देखिए, 4 ये है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। फिर 2 भी यहाँ है, यहाँ भी है, यानी कि 2 तत्वबोधनी वाला हो गया। फिर उसके बाद ये 3, यानी कि आपका ये जो परमहंस मंडली है ये, और चौथा ये जो है आपका प्रार्थना समाज है, ठीक। ये चीज़ है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो ये इस तरीके से ही प्रश्नों को आपको हल करना है, ऐसे ही हल करेंगे तभी आपका जो है ये मतलब सही होगा। और उसमें ईयर अगर पता है तब बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे, अगर ईयर नहीं मालूम है तब गड़बड़ हो जाएगा आप, ठीक है। इसमें देखिए ये इनके संस्थापक के नाम बता देता हूँ। ये इसमें प्रार्थना समाज जो है ये 1867 में, ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा, 1867 में, ठीक है। चलिए तो इनके संस्थापक बता देता हूँ मैं आपको। प्रार्थना समाज का ये आप आत्माराम पांडुरंग, ठीक, बम्बई में, ये ईयर और वो दोनों याद रखिएगा, ठीक है। तत्वबोधनी सभा ये आपका कहाँ पे, 1839 में, और किसके द्वारा, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, कलकत्ता में। ब्रह्म समाज आपको पता है, राजा राम मोहन राय, ठीक, कलकत्ता में। और बचा क्या, परमहंस मंडली, ये आत्माराम पांडुरंग ही हैं इसमें भी, 1849 या 51 कहीं कहीं 51 भी मिलता है, वैसे 1849 मानिए आप सही, ठीक है, 1849, ठीक। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर बी होगा। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी, तो बिल्कुल सही है ये। सन्यासी विद्रोह जब ये कब से कब तक, लगभग 1773 से लेकर ये 1800 के आसपास तक ये चला है विद्रोह, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। वंदे मातरम गीत आनंद मठ से ही लिया गया है, तो ये भी सही, ये भी सही, ठीक है। आनंद मठ के लेखक ये बंकिम चंद्र चटर्जी, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो सारे कथन सही हैं, ठीक है, तीनों। निम्नलिखित वायसराय में कौन सा एक साहित्यकार एवं कवि भी था जो अपनी रचनाएं ओवेन मेरिडिथ के नाम से लिखता था? याद रखिएगा, बहुत ही मतलब फैक्ट चीज़ है ये। तो ये लॉर्ड लिटन था, ठीक है। कौन था ये? लॉर्ड लिटन, जो कि ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविताएं भी लिखता था ये, ठीक। इसी के टाइम पे 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, वो भी इसी के टाइम पे आया था। बहुत सारी चीज़ें थी इसके टाइम पे ही, वो आयुध एक्ट भी आया था, ठीक है, लाइसेंस एक्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी इसके समय पे, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित क्रांतिकारी संगठनों में से किस एक की स्थापना विदेश में हुई थी? देखिए तो कौन सी विदेश में हुई थी? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन होम रूल सोसाइटी, यूनाइटेड इंडिया हाउस, ये सभी, ठीक है,
इन सभी की स्थापना हुई थी। कहाँ कहाँ हुई थी ये देख लीजिए एक बार, तो वो चीज़ और भी मतलब पक्का हो जाएगी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ये 1942 में जापान में, ठीक, ये याद रखिएगा, जापान लिख लीजिएगा, ठीक। फिर ये इंडिया होम रूल सोसाइटी ये आपकी 1905 में, ठीक है, कहाँ पे, इंग्लैंड में, ठीक, इंग्लैंड में। और ये यूनाइटेड इंडिया हाउस ये कहाँ पे, यूएसए में, ठीक है। और कब हुई थी इसकी, 1908 में, यूएसए में, ठीक है। सिएटल याद रखिएगा जगह का नाम। तो ये सभी उपरोक्त सभी, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था। देखिए, सत्यशोधक समाज जो है उसकी स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिबा फुले ने की थी ना, ज्योतिबा फुले, ठीक है। ये बहुत मतलब ये मुंबई और महाराष्ट्र उस मतलब क्षेत्र में ये बहुत समाज सुधारक, बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं, ठीक। तो इनका नाम याद रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, इनकी पुस्तक पूछी जाती है, गुलामगिरी वगैरह, ठीक है। और भी कई सारी पुस्तकें हैं उनकी, ठीक, याद रखिएगा। जैसे वो धर्मरत्न करके है एक पुस्तक, और भी हैं, बहुत सारी लिखी थी इन्होंने, तो ये वो भी याद रखिएगा, ठीक। ये पूछा है इसमें कि क्या मुख्य उद्देश्य था, तो मैंने जैसे अभी बताया आपको कि जाति प्रथा के संबंध में इन्होंने बहुत मतलब काम किया है। तो ये महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन इन्होंने चलाया था, ठीक है। बहुत सारी और भी अन्य काम किए हैं इन्होंने, ठीक है, छुआछूत, जाति प्रथा, शिक्षा पर, ठीक। तो ये भी सारी चीज़ें की हैं, सिर्फ वही नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि सत्यशोधक समाज में मतलब ये जाति वाला अधिक जोर पर रहा, ठीक है। एक वर्ष में स्वराज का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के तहत दिया था, तो ये असहयोग आंदोलन के तहत दिया था, याद रखिएगा। 2020 बोल रहा हूँ, 1920 में जो ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और इसकी जो समाप्ति हुई थी ये कब हुई थी और क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, तो याद रखिएगा ये 1922 में ये इस आंदोलन को बंद करना पड़ा था। क्यों बंद करना पड़ा था, क्योंकि चूँकि देखिए गांधी जी अपने सिद्धांतों से, उनके जो सिद्धांत थे, उनके जो आदर्श थे, उससे वो समझौता नहीं करना चाहते थे कभी भी किसी भी हालत में। तो अहिंसा एक उनका ऐसा मतलब सिद्धांत है, ऐसी एक उनकी विचारधारा थी जो कि वो उसके साथ वो कोई भी किसी भी तरीके का समझौता नहीं करना चाहते थे। और वही चीज़ हुआ चौरा चौरी में, जो है मतलब हिंसात्मक घटना हुई, जिसमें कि पुलिस पहले तो अपने मतलब हिंदुस्तानी ये मारे गए, ठीक है, क्रांतिकारी लोग जो आंदोलनकारी थे वो मारे गए। उसके बाद जब उग्र भीड़ गुस्सा गई, मतलब उनको भी गुस्सा आ गया उनको भी, तो वो लोग चौकी पर, चौरा चौरी जहाँ पे एक जगह पे गोरखपुर में पड़ता है, वहाँ पे वो चौकी ही पूरी फूंक दिया। मतलब पुलिस वाले जो भी थे, जितने भी थे वहाँ पे, ब्रिटिश हो या जो भी रहे हों, उन सबको उसी में जला दिया एक तरीके से। तो मतलब काफ़ी वहाँ पे हिंसात्मक घटना हुई थी। इस वजह से गांधी जी उससे बहुत आहत हुए और उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। तो याद रखिएगा, ठीक है, इसी आंदोलन बोला था इन्होंने, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के संबंध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अशोक के समय मौर्य काल के प्रांतों की संख्या 5 थी, तो ये बिल्कुल सही है। कौन कौन सी थी, याद रखिएगा। एक तो वो प्राची, ठीक है, प्राची की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र, ठीक। कलिंग की राजधानी तोसाली या तोसली बोलते हैं, तोसली, ठीक है, ये याद रखिएगा। अवंती की उज्जैनी, ठीक है, अवंती। फिर ये उत्तरापथ का उधर तक्षशिला, ठीक है। दक्षिणापथ एक लास्ट जो पांचवा बोल सकते हो आप, दक्षिणापथ, इसकी जो राजधानी थी वो आपकी क्या थी, सुवर्णगिरी, ठीक है, ये याद रखिएगा। 5 थे, तो ये बिल्कुल सही है। मस्की के लघु अभिलेख में ये अशोक ने स्वयं को बौद्ध शाक्य कहा है, तो बिल्कुल ठीक है। ये दोनों कथन ये मतलब सही है, सत्य हैं, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए कथन, अभिकथन और कारण। देखिए, सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। इसको नदी तमा भी कहा जाता था, नदी तमा, ठीक है। नदियों में मतलब ये काफ़ी इसको पवित्र मानते थे, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें पूछा क्या है, मतलब अच्छा रीज़न पढ़िए। सरस्वती नदी का ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख किया गया है। 3 बार नहीं किया गया है भाई, इसमें इसका और भी अधिक बार उल्लेख किया गया है, ठीक है। ये सबसे पवित्र नदी तो थी ही, ये तो सही है, लेकिन सी वाला गलत है ये, ठीक, ये याद रखिएगा। तो ए सही, आर गलत, ठीक। इसमें इसको देवोतमा, नदी तमा ये सब कहा गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा।
अच्छा, ऋग्वेद में ये भी याद रखिएगा कि सर्वाधिक बार जो उल्लेख हुआ है वो सिंधु नदी का हुआ है, ठीक है। गंगा नदी का भी 1 बार हुआ है और यमुना नदी का 3 बार हुआ है, ये याद रखिएगा। गंगा नदी का 1 बार, ठीक है, उल्लेख, और यमुना नदी का 3 बार हुआ है उल्लेख। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए क्या है। सल्तनत कालीन करों में से निम्नलिखित में से एक गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर कौन सा था। देखिए, ये जजिया तो जैसे आप ब्राह्मणों से मतलब लिया जाता था, हिंदू से एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। ये जजिया, ये जक़ात भी ये एक तरीके से कर ही था, ठीक। ये अलग उस पर लिया जाता था, मुस्लिमों से लिया जाता था। ये बेसिकली ये धार्मिक कर था, ये जक़ात, ठीक है। जक़ात क्या था, धार्मिक कर था, ये मुस्लिमों से लिया जाता था। खुम्स आपको पता है, ये लूट का माल हुआ करता था, खुम्स, ठीक है। खुम्स जो है वो लूट, जैसे युद्ध, कहीं युद्ध हुआ या कुछ हुआ तो वहाँ पे जो लूट वगैरह में माल मिलता था वो, उस पर टैक्स लगता था ये, ठीक है। खराज एक ऐसा कर था जो कि गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाता था, ठीक है। तो ये 4 कर याद रखिएगा महत्वपूर्ण, ये सल्तनत कालीन में, ठीक है। आधुनिक भारतीय इतिहास में निम्न घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है। तो अगर आपको ईयर पता है तो बेहतर तरीके से लगा पाएंगे और उत्तर भी मिल जाएगा आपको। कई बार ऐसा होता है कि पहला दूसरा या कुछ एक आध नहीं भी पता है तो भी आप उसको लगा लेते हैं। जैसे देखिए, वेबल योजना ये आपकी 1945 में, क्रिप्स मिशन ये आप 42 में, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव आपका 1940 में, और नेहरू रिपोर्ट 1928 में। तो अब देखिए, इसमें सबसे पहले तो आएगी आपकी नेहरू रिपोर्ट। तो इसमें देखिए ऑप्शन में सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट यहाँ है, 2 जगह है, सी और डी में। फिर उसके बाद क्या आएगा, अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त यहाँ पे है, ठीक। फिर अगस्त के बाद आपका क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स आया। फिर वेबल वाला प्लान, ठीक। ये इस तरीके से आप निकालेंगे तो बड़े आराम से आपका ये प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। तो सी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के किस पर्व में गीता का उल्लेख है। तो याद रखिएगा, ये भीष्म पर्व में गीता का उल्लेख है, ये याद रखिएगा, एकदम फैक्ट चीज़, ठीक। महाभारत के भीष्म पर्व में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए, नहीं है, जो कीवर्ड है उसको ध्यान रखिएगा। खुफिया नवीस ये गुप्त पत्र का लेखक होता था, ठीक है, खुफिया नवीस, ये याद रखिएगा। वाकिया नवीस ये सूचना अधिकारी होता था। मीर ए बर ये वन अधीक्षक हुआ करता था। मुशरिफ ये बेसिकली राजस्व से संबंधित था, ठीक है। ये समाचार लेखक नहीं होता था, राजस्व से संबंधित। तो यही वाला इसमें सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को पराजित कर आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। देखिए, इनके बीच 2 युद्ध हुए थे। पहली बात, पहला तो एक हुआ था कौन सा, चौसा का युद्ध, ठीक है, चौसा का युद्ध याद रखिएगा। उसके बाद ये कब हुआ था चौसा का युद्ध, 1539 में, ठीक है, 1539 में। और उसके बाद फिर बिलग्राम का युद्ध हुआ, बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ। इसी को कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, 1540 में। और इसी युद्ध में जो शेर खान था, जिसको शेर शाह सूरी कहते हैं, उसी ने हुमायूं को पराजित किया और दिल्ली और आगरा पर वो जो बोलते हैं ना कि सूरी वंश की स्थापना की, ठीक। तो ये याद रखिएगा। चंदेरी युद्ध और ये घग्गर युद्ध ये बाबर द्वारा लड़े गए थे दोनों, याद रखिएगा। मैंने पिछले उसमें ट्रिक भी बताई थी आपको। घग्गर वाला ये चंदेरी युद्ध आपका 1528 में, और ये आपका जो घग्गर वाला है ये 1529 में, ठीक है। मैंने बताया था ना ट्रिक, जो बाबर द्वारा 4 युद्ध लड़े गए थे, महत्वपूर्ण 4 युद्ध। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घर चला गया, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे तो 1526, 1527, 1528, 1529, ये चारों याद रखिएगा, ठीक। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक सूफी विचारधारा से संबंधित है। तो मुरीद भी, बादशाह भी और खानकाह, ये सभी जो है वो सूफी विचारधारा से संबंधित शब्दावलियाँ हैं, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। निम्नलिखित पल्लव शासकों में से कौन कालक्रम के अनुसार लगाना है आपको। तो देखिए, वो थोड़ा सा अगर आपको ईयर नहीं भी पता है इसमें, तो इस तरीके के प्रश्न में थोड़ा अंदाज़ा लगाइए। जैसे क्या होता है, सबसे पहले तो आप इसमें देखिए कि महेंद्र वर्मन, ठीक है, फिर नरसिंह वर्मन, फिर परमेश्वर वर्मन, ये प्रथम वाले, और सबसे अंतिम पूछा है इसमें तो नंदी वर्मन द्वितीय। इस तरीके से आप कर सकते हैं।
आप द्वितीय से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले जो होंगे वो सब प्रथम रहते हैं, ठीक है। द्वितीय वाले में कई बार, खैर ये सब में नहीं लागू होता है, लेकिन यहाँ पे लागू हो रहा है, ठीक है। अब इसमें द्वितीय यही है तो यही इसी को अंतिम मान लीजिए आप, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे महेंद्र वर्मन का 600 से लगभग 630 ईस्वी, ठीक है। नरसिंह वर्मन ये आपका 630 से 668, ठीक है। और ये आपके परमेश्वर वर्मन ये 731 से 796, ठीक है। और ये सबसे इधर लास्ट में 700, अच्छा ये 770 से 700, 670 से 700 हैं ये, ठीक है। नंदी ये वाले परमेश्वर वर्मन 600, एक मिनट, एक सेकंड, ये ठीक है। ये देखिए, ये फिर से बता देता हूँ मैं आपको, ये 600 से 630, ये 631 से 668, ये आपके 670 से 700, और ये नंदी वर्मन ये आपके 731 से 796। ये ईयर याद रखिएगा, एक दो बार देखेंगे तो शायद याद रहेगा, ठीक है, कहीं दिमाग में बैठ जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, देखिए तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखिए फराइजी आंदोलन ये ठीक है, तयूनी ये आपका सही नहीं है, अलीगढ़ आंदोलन ये ठीक है 1875 में, ये ठीक है। ये बेसिकली जो तायूनी ये जो है ये 1839 में था ये, ठीक, ये याद रखिएगा। अहमदिया ये ठीक है, ठीक, तो ये याद रखिएगा। इनके नेता भी याद रखिएगा, जैसे फराइजी में ये आपके हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ थे, ठीक है। और इसमें जैसे तायूनी में ये करामत अली थे इसमें, है ना। और इसमें जो है अलीगढ़ आंदोलन में ये सर सैयद अहमद ख़ान का नाम जुड़ा रहता है, ठीक है। और अहमदिया में ये गुलाम अहमद का नाम जुड़ा है, ठीक। तो इनके जो नेता थे उनका भी नाम याद रखिएगा, मैचिंग में वो भी पूछा जाता है। कुषाण वंश के किस शासक के सिक्कों पर शिव, स्कंद तथा विष्णु आदि की आकृतियाँ उत्कीर्ण मिलती हैं, तो ये हुविस्क, ठीक है, याद रखिएगा, हुविस्क थे जिनमें ये सब मिलते हैं नाम, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से गुप्त शासन के दौरान पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। देखिए इसमें अलग अलग जो दिए हुए नाम, ये होते सारे ही अधिकारी थे कहीं न कहीं के, लेकिन अलग अलग विभाग के। तो इसमें पुलिस विभाग का पूछ रहा है, तो पुलिस विभाग में इसमें ये होता था दंडपासिक, ये जो उच्च अधिकारी होता था, सर्वोच्च अधिकारी दंडपासिक। महादंडनायक ये न्यायाधीश होता था ये बेसिकली, ठीक है। और महाबलाधिकृत ये क्या होता था, सेनापति होता था, ठीक है, ये याद रखिएगा, सेनापति, ठीक। यहाँ अभिकथन और कारण का प्रश्न है, देखिए अरुण ग्रह को प्लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यह अपनी धुरी पर अत्यधिक झुका हुआ है, तो इसी वजह से इसको बोलते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास का उदाहरण नहीं है। देखिए जो ये बायोम होते हैं ना, ये बायोम में जैसे कई सारे बायोम होते हैं, ठीक है, जल के, थल के, अलग अलग, ठीक है। तो उसी तरीके से घास के भी होते हैं, ठीक। तो घास में भी दो टाइप के होते हैं, एक उष्ण होता है, उष्ण में जैसे सवाना प्रकार का भी बोलते हैं उसको, और एक होता है स्टेपी जो शीतोष्ण होते हैं, वो स्टेपी और प्रेरी बोलते हैं उनको, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्टेपी और प्रेरी। स्टेपी थोड़ा छोटे होते हैं, जो घासें होती हैं छोटी होती हैं लंबाई में, मतलब हाइट उनकी छोटी होती है। प्रेरी जो है थोड़ा बड़ी बड़ी होती हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक, इतनी बड़ी बड़ी कि उसमें मतलब बड़े बड़े जानवर भी दिखाई नहीं पड़ते हैं, इस तरीके से काफ़ी बड़ी बड़ी, ठीक। तो ये याद रखिएगा। अब इससे पूछ क्या रहा है वो याद रखिएगा कि इनका उदाहरण उष्णकटिबंधीय कौन सी नहीं है। तो उष्णकटिबंधीय का इसमें देखिए आप, ये पार्कलैंड तो है, ठीक है, लानोस भी है, सेल्वास भी है, ठीक है। इसमें ये जो पंपास वाला है ये शीतोष्ण है ये बेसिकली, ठीक है, शीतोष्ण है। और एक चीज़ याद रखिएगा, इनसे जगह मैचिंग पूछता है, कहाँ मतलब कौन से कंट्री में या कहाँ पे पाई जाती हैं। तो पंपास याद रखिएगा ब्राज़ील में, ठीक। तो इसमें ये शीतोष्णकटिबंधीय है, बाकी जो हैं ये सब आपके क्या हैं, उष्णकटिबंधीय। इनके याद रखिएगा प्लेसेस कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। जैसे ये लानोस जो है, ये लानोस आपका ये वेनेजुएला और कंबोडिया में प्राप्त होते हैं। सेल्वास ये आपका इधर जो अमेजन बेसिन है यहाँ पे पाए जाते हैं बेसिकली, ठीक है। पार्कलैंड ये आपका अफ्रीका में। इसके अलावा जैसे प्रेरी आपका अमेरिका में हो गया, ठीक है, प्रेरीज बोलते हैं ना, प्रेरीज के मैदान ये अमेरिका में, यूएसए में। पंपाज आपके ये पंपाज, ये सब शीतोष्ण बता रहा हूँ मैं अभी,
ठीक है, पंपाज आपका अर्जेंटीना, ठीक, स्टेपी आपका यूरोप में, स्टेपीज, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, और डाउन्स आपका कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। ये क्या है, ये शीतोष्ण वाले मैंने बताया आपको। उष्णकटिबंधीय वाले में ये वाले हैं, ये सब उष्णकटिबंधीय हैं। इसके अलावा भी सवाना प्रकार का भी होता है, ठीक है, वो भी याद रखिए। कंपोज होता है, कंपोज, ठीक है, कंपोज ये ब्राज़ील में ही, ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मूलाभ मेघ, जिन्हें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स कहा जाता है, ठीक है, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कौन से हैं ये, मूलाभ मेघ। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये समताप मंडल में, ये स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं इनको कहा जाता है, ठीक है, ये मतलब इसको कहा जाता है समताप मंडल। समताप मंडल में ही ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है, सांद्रता, ठीक, याद रखिएगा, ओजोन की सांद्रता सर्वाधिक, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, कि कहाँ पे पाई जाती है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक, ये जो मूलाभ मेघ है ये समताप मंडल, याद रखिएगा। मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है, तो बिल्कुल सही है ये, ठीक। टिटिकाका लेक जो है वो बोलीविया और पेरू की सीमा पर स्थित है, ठीक, तो ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सबसे ऊंचाई पर नौकागम्य क्षेत्र, ये जो झील है वो टिटिकाका ही है, ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है, झीलों की वाटिका कहा जाता है। ये सारे कथन जो है आपके सही हैं, ठीक, तो ये याद रखिएगा। इसमें आपके इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा है असत्य कथन, तो इसमें सारे सत्य हैं, तो इनमें से कोई नहीं होगा उत्तर, ठीक। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी गरजती चालीसा की हवाओं के मार्ग में पड़ती है। बेसिकली देखिए, गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा, ठीक है, और चीखता साठा, ये सब क्या हैं, ये क्या हैं, ये पछुआ पौने हैं बेसिकली, और कहाँ की, दक्षिणी गोलार्ध की, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध की ये पछुआ पौने हैं ये, ठीक, तो ये याद रखिएगा, इन्हीं को कहते हैं वो गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा, और ये चीखता साठा, इस तरीके से, तो ये याद रखिएगा। वेलिंगटन राजधानी जो न्यूजीलैंड की है वो वहीं पे उसी के मार्ग में पड़ती है ये, ठीक, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में सबसे कम सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। तो देखिए जी, जो जितने गहरा होगा उतने वो कम परावर्तित करेगा ये बेसिकली, ठीक, इस तरीके से आप समझिए इसको। तो ये गहरा जो महासागर है वो सबसे कम करता है, जैसे हिमटोपिया वगैरह ये सब, ये तो बहुत ज़्यादा करती हैं, ठीक, सबसे कम वो करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, देखिए, तो सेमांग, देखिए ये सेमांग मलेशिया की जनजाति है ये, ठीक है, और माउरी ये आपका न्यूजीलैंड की। ताबड़तोड़ में मैंने सब करवा रखा है, ताबड़तोड़ सीरीज़ देख लीजिए आप, उसमें मैंने ये सारे टॉपिक्स करवा रखे हैं, कवर कर रखे हैं, ठीक है। बोरो इसमें सही है, सुमेलित ही पूछा है ना, बोरो, ठीक है, बाकी ये सही नहीं है, ठीक है। श्रीलंका वगैरह ये सब, श्रीलंका में वेद्दा है श्रीलंका में, ठीक है। बंतू ये आपका अफ्रीका में है, ठीक, और श्रीलंका में वेद्दा, ठीक है। येनू जापान में, ठीक है, तो ये याद रखेगा इस तरह, ठीक। पिग्मी कांगो जायरे वगैरह में, ठीक, ये है याद रखने का तरीका, मैंने सारा करवा रखा है, देख लीजिएगा आप। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिनको डीपीएसपी भी कहा जाता है, उसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया था, तो ये जो कथन है वो सही है, ठीक है। आयरलैंड के संविधान में इसे अमेरिका, ये गलत है, ठीक है, अमेरिका से नहीं लिया गया है, तो ये पहला, इसमें सत्य नहीं पूछा है ना, तो सत्य नहीं, केवल 2, ठीक। कथन और अभिकथन और कारण का देखिए, जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तब केंद्र राज्य के सामान्य संबंधों में मूलभूत परिवर्तन होते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा नहीं, पहला तो पढ़ा ही नहीं, अभिकथन पढ़िए पहले। आपात की उद्घोषणा के राजनीतिक तंत्र पर तीव्र और दूरगामी प्रभाव होते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। जब आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तब केंद्र और राज्य के सामान्य संबंधों में मूलभूत परिवर्तन होता है, तो बिल्कुल सही है ये, इसी वजह से इसका ये कथन और कारण दोनों सही हैं, ठीक है। आपातकाल की उद्घोषणा, ये पूरा मैंने वीडियो टॉपिक मैंने कवर कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने उसमें भी बताई हैं, और आप एक बार देख लेंगे तो भूलेंगे ही नहीं उसमें, ठीक, ये चीज़ देख लीजिएगा आप ताबड़तोड़ वाले में, और ये पॉलिटी का टॉपिक है तो उसमें भी, दोनों में, ठीक है, दोनों में से एक में किसी में मैंने करवा रखा है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 5-10 मिनट का है वो। संसद में बजट पारित होने का जो क्रम है उसके बारे में पूछा है इसमें, तो क्या होता है पहले देखिए पहले क्या होता है, बजट का प्रस्तुतिकरण होता है बेसिकली, ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे ये आएगा, ठीक।
फिर उस पर बजट बहस होती है, ठीक है, आम बहस जिसको बोलते हैं, ठीक। फिर उसके बाद अनुदान की ये फिर विभागीय समितियों पे वो की जाती है, इनको भेजा जाता है, ठीक है। उसके बाद उस पर अनुदान की मांग पर मतदान होता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसमें विनियोग विधेयक, फिर वित्त विधेयक, इस तरीके से ये चलता है, ठीक है। ये क्रम है, ये किसी भी मतलब जैसे बजट में जो पास होने का ये क्रम है, तो 2, 1, 5, 3, 6, 4 इस तरीके से, ठीक। पहले विनियोग विधेयक, फिर वित्त विधेयक, ठीक है, याद रखिएगा। तो मैंने क्या बताया आपको, पहले क्या होगा, प्रस्तुतिकरण होगा, ठीक है, फिर उस पर बहस होगी, ठीक, फिर उस विभागीय समितियों की जांच होगी, ठीक है, फिर अनुदान की मांग पर मतदान होगा, जो कि लोकसभा में ही होता है सिर्फ, याद रखिएगा, ये सिर्फ लोकसभा में ही होता है, राज्यसभा में नहीं, ठीक। फिर विनियोग विधेयक और उसके बाद लास्ट में वित्त विधेयक। तो ये चीज़ रहा क्रम, ठीक है, बी वाला करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भाई आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा बढ़ाइए। देखिए पिछले वाला जो वीडियो मैंने बनाया था उस पर बहुत कम व्यूज़ आए हैं, ठीक है, तो थोड़ा बढ़ाइए इसको, ठीक। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत हो रही है तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाइए आप लोग। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए तो हिमाचल वाला देखिए ठीक है, जम्मू कश्मीर का भी ठीक है, पटना का भी ठीक है, ये आपका 1866 होना चाहिए, ठीक है, 1866 सबसे पहले जो स्थापित हुआ था, जो कि आपका मुंबई, कोलकाता और मद्रास में, वो 1861 में हुए थे, ठीक है। उसके बाद ये 66 वाला ये आपका प्रयागराज में हुआ था, ठीक है। वित्त आयोग के बारे में कुछ कथन दिया गया है, यहाँ पे देखिए कथन को देखिए, सत्य कथन कौन सा है इसमें। तो ये संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है, तो बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है, हर चौथे वर्ष नहीं, हर 5वें वर्ष, ठीक है। और 5वें के बाद भी मतलब वो जब उनको आवश्यकता समझें वो, ठीक है, राष्ट्रपति जब भी आवश्यक समझें वो गठित कर सकते हैं। तो ये दूसरा गलत है, पहला सही है, तो केवल एक, ठीक है, ए। बोहरा समिति का संबंध किससे है? तो बेसिकली ये राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ, उसके लिए ये एक समिति बनाई गई थी। बेसिकली जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं हम, तो इसमें हम बोहरा समिति, गोस्वामी समिति, ये सब समितियों का नाम हम डालते हैं। मेंस में अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं कहीं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात आती है तो इन सब समितियों का नाम वहाँ पे देखा जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद का मुख्य उत्पाद क्या है? यानी कि उसमें क्या बनाया गया था, जो निजता वाला जो दिया गया था ना, निजता का अधिकार, वो इसी उसमें दिया गया था। और इसमें है कि आधार का जो मेटा डेटा है वो 6 माह से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता, ठीक। 37 का ये बी वाला ऑप्शन याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान से इसको याद रखिएगा। ये भी लिखा जाता है, ये मेंस में ये सब प्रश्न कहीं ना कहीं आपको कोट करने होते हैं। किसी निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतम कितने प्रत्याशियों का चुनाव संचालन ईवीएम मशीन द्वारा किया जा सकता है? तो 64 लोगों का किया जा सकता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, एकदम फैक्ट है। निम्न में से कौन सा एक इकोटोन का उदाहरण है? तो देखिए इसमें ये सारे ही घास भूमि, ज्वार नदमुख और ये नदी तट, ये सभी जो है वो इकोटोन क्या होता है? जैसे दो जो बायोम होते हैं उनके बीच ये संक्रमण क्षेत्र का कार्य करते हैं, ठीक, वो इकोटोन कहलाता है। निम्न देशों में से किस देश की समुद्री तटरेखा नहीं है? तो देखिए ये बोलीविया का नहीं है, बाकी ये सभी के हैं, ठीक है। बोलीविया दक्षिण अमेरिकी देश है ये, बोलीविया, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, बाकी सभी के हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए कर्मेटिक गर्त ये किस में है? उत्तरी प्रशांत में है कि दक्षिणी में है? ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, तो यही वाला गलत है, ठीक है। बाकी ये सुंडा वाला हिंद महासागर, प्यूटोरिको अटलांटिक, और ये यूरेशियन बेसिक, ये आर्कटिक, ये ठीक है। पहला वाला गलत है, ये आपका कहाँ पे है? दक्षिणी प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय संघ सूची का नहीं है? ठीक है, तो ये कौन सा नहीं है संघ सूची का? देखिए युद्ध एवं संधि है, कृषि, हवाई मार्ग, डाकघर, टेलीफोन, ये सब है, बैंक, बीमा, खाता, ये सब है, ठीक है। सिंचाई और ये कृषि, सिंचाई और सड़कें, ये इसकी नहीं है, मतलब ये संघ सूची की नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक। ये बेसिकली राज्य सूची के विषय हैं, ठीक है। चलिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु, 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु, ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या
कितनी है, तो याद कर सकते हैं आप इसको, बहुत ही मतलब ये साधारण सा प्रश्न है। लेकिन आप अगर आपको याद नहीं रहेगा, मैपिंग वगैरह आपने नहीं कर रखी है, तो शायद आप एक आध देश भूल जाएं। ठीक, तो याद रखिएगा ये 7 देश हैं। कौन कौन से हैं, अगर आप इस तरीके से भी देखना चाहें तो याद कर सकते हैं। जैसे एक तो हो गया आपका ये पाकिस्तान हो गया, ठीक है, पाकिस्तान, फिर उधर आगे चढ़िए अफ़गानिस्तान, फिर चाइना, फिर आपका नेपाल, फिर आपका भूटान, फिर आपका बांग्लादेश, फिर आपका म्यांमार। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर ऐसे प्रश्न पूछे कि सबसे सर्वाधिक जो सीमा किस देश के साथ साझा करता है, तो याद रखिएगा इतने किलोमीटर किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सबसे कम अगर पूछे तो अफ़गानिस्तान के साथ, ये लगभग जो है 105 किलोमीटर। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है। देखिए इसमें से कौन सा नहीं है, अगर आपको पता है तब आप लगा पाएंगे। बालाघाट वहीं है, सतमाला भी वहीं है, हरिश्चंद्र भी वहीं है, लेकिन मैकाल पठार ये आपका महाराष्ट्र में नहीं पड़ता है, ये बेसिकली आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, इसकी जो चोटी है अमरकंटक, इससे कई सारी नदियाँ निकलती हैं, इससे सोन, नर्मदा, महानदी, ये सब तीनों निकलती हैं अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक से इसकी सर्वोच्च वो है चोटी। ठीक है, इसी से सोन, नर्मदा और महानदी, ये तीनों नदियाँ निकलती हैं, इनका याद रखिएगा। ठीक है, तीनों का उद्गम क्षेत्र एक ही है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी नदी है। तो देखिए अरब सागर में वैसे भी बहुत लिमिटेड नदियाँ गिरती हैं, ठीक है, उसमें से भी बड़ी पूछ रहा है, तो आपको याद होनी चाहिए कि नर्मदा इसमें काफ़ी बड़ी है। नर्मदा ताप्ती दोनों ही गिरती हैं, लेकिन नर्मदा इसमें बड़ी है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। देखिए यहाँ पे ढलानों पर मिट्टी के कटाव का परिणाम निम्नलिखित में से कैसे होता है, कि किस तरीके से मतलब होता है। जैसे पहले नालिका बनती, फिर नालिका, और फिर वो घाटी बन जाती है। ठीक, ये है। ठीक है, ढलानों को ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट यूनेप द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट यूनेप का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, आप कमेंट करके बताइए। प्रश्नों का जवाब दिया करिए यार, आप लोग जवाब नहीं देते हो। ये यूनेप का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनेप। ठीक है, यूनेप का हेडक्वार्टर बताइएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए ओंगे ये या ओंजे, कहीं कहीं ओंजे भी लिखा रहता है, तो ये सही है। ठीक है, नहीं पूछा है लेकिन ये सही है। ठीक है, लेप्चा ये आपका सिक्किम में, ठीक है, ये हलाम आपका ये त्रिपुरा में, गद्दी ये आपका गुजरात में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सब एरिया में मिलती हैं। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। गद्दी जनजाति जो है ये आपका हिमाचल और इधर क्षेत्र में पाई जाती हैं, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दैनिक तापांतर भारत के किस राज्य में, किस क्षेत्र में जलवायु विशेषताओं में से एक है। देखिए जो राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पे तापांतर बहुत होता है। तापांतर का मतलब समझिए कि जैसे दिन में टेम्परेचर कुछ और रहेगा, मान लीजिए दिन में 40 डिग्री सेल्सियस है, वहीं रात का जो है टेम्परेचर हो जाएगा वो 20 डिग्री के आसपास, मतलब बहुत अधिक डाउन चला जाएगा। नॉर्मली क्या होता है 5-7 या बहुत ज़्यादा 10 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, दिन और रात के टेम्परेचर में। सूरमा घाटी और मेघना घाटी ये कहाँ पर स्थित है, ये मेघालय के पठार में। ठीक, इसको याद रखिएगा, एकदम फैक्ट है ये। ठीक है, मेघालय के पठार। चलिए, मेघालय की राजधानी शिलोंग, ध्यान रखिएगा, वहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स वगैरह भी हैं। ठीक, चेरापूंजी वहीं पे है, मासिन राम वहीं पे है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पेंजिया का विभाजन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में कब हुआ था, तो ये कार्बोनीफेरस युग में, एकदम आप लोग इसमें ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, कार्बोनीफेरस युग। निम्नलिखित में से किस एक को राष्ट्रपति चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया जाता। देखिए उसके जो निर्वाचक मंडल है राष्ट्रपति के, कौन कौन से शामिल होते हैं, तो सभी निर्वाचित, पहली बात तो याद रखिए कि सभी निर्वाचित सदस्य, कोई नामांकित या वैसा सदस्य नहीं, इलेक्टेड मेंबर्स जितने भी हैं। ठीक है, निर्वाचित तो एमपी हो जाते हैं, उसमें एमएलए हो जाते हैं। ठीक, यही होते हैं। अब ये हर जगह जहाँ जहाँ हैं वो सब आएंगे, वो भी इलेक्टेड। जैसे संसद के मनोनीत मैंने बताया, तो ये नहीं होते। राज्यसभा के मनोनीत बिल्कुल नहीं होते। राज्य विधान परिषद के नहीं आते। सिर्फ और सिर्फ आते हैं आपके कहाँ के,
संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और जो दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानमंडल है वहाँ के निर्वाचित सदस्य। ठीक, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि धन विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जाएगा? तो ये याद रखिएगा, ये अनुच्छेद 109 में है। ठीक, 109 में बताया गया है कि ये लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा, बाकी और कहीं नहीं। ठीक है, देखिए सूची मैच करना है। यहाँ पे लोकसभा की सीट दी हुई है और राज्य कौन कौन सा है। सबसे अधिक तो कहाँ पे हैं आपकी 80 सीटें कहाँ हैं? यूपी में। ठीक, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में 48 हैं। ठीक है, तमिलनाडु में 39 है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में कितनी है बताइए आप, 40 है कि 42 है? देख के कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ठीक, चलिए इसमें देखिए फिलहाल तमिलनाडु का 39 हो जाएगा, महाराष्ट्र का 48 हो जाएगा, राजस्थान का आपका ये राजस्थान में 25 है ना, हाँ राजस्थान में 25 और गुजरात में 26। ठीक, ये जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका डी बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फटाफट। देखिए पेसा एक्ट बेसिकली किससे संबंधित है? ये द प्रोविज़न ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज़। ठीक है, ये 1996 में आया था ये बेसिकली, इसको ईयर भी याद रखिएगा। और ये भूरिया समिति, ठीक है, भूरिया समिति की सिफारिश पर ये लाया गया था ये। ठीक, बहुत सारे इसमें प्रावधान किए गए थे बेसिकली। ठीक है, देखिए निम्नलिखित कथनों में शून्यकाल के बारे में पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो शून्यकाल में विचार हेतु विषय पहले से निर्धारित नहीं होता है, बिल्कुल ठीक है। भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है। पूर्व सूचना दिए जाने के पश्चात ही सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न उठाया जा सकता है, ये गलत है। तो 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। इसमें सत्य पूछा है तो 1 और 2 यानी बी करेक्ट आंसर होगा इसमें। ठीक, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 129 ये ठीक है, उच्चतम न्यायालय का जो अभिलेखीय होना ये ठीक है। हाई कोर्ट में क्या है ये अभिलेखीय न्यायालय, तो 215 याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद, बाकी ये ठीक है। पुनरावलोकन का ये जो अधिकार है, पुनर्विलोकन का अधिकार। 136 ये भी ठीक है, स्पेशल परमिशन ये भी ठीक है। 131 में नहीं है, ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ये जो वेतन भत्ता है ये 131 में नहीं है, ये अलग है। ठीक है, याद रखिएगा, ये 125 में है। किसमें है ये? 125 में है। ठीक है, ये इसकी ये प्राइमरी जो अधिकार, इसका प्राथमिक जो अधिकार क्षेत्र है, अधिकारिता क्षेत्र, उसमें आता है ये 131 में। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। कई बार हम मतलब जल्दबाजी में गलत कर जाते हैं। ये ओरिजिनल जो ज्यूरिडिक्शन होता है वो आता है इसमें। ठीक है, और इसके लिए जो वेतन भत्ते वाले हैं ये 125 में है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 में है। किसमें है वो? अनुच्छेद 5 में है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। वैसे जो प्रावधान है वो किसमें है? भाग 2 में, और अनुच्छेद कहाँ से है? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, नागरिकता के लिए आप कमेंट करके बताइएगा कि नागरिकता का जो प्रावधान है या उसके लिए जो नियम कानून है उसको बनाने का अधिकार किसको है? बताइएगा, संसद को है या राज्य को है? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कितने सदस्य होने चाहिए? तो आप कम से कम 50 सदस्य उसके लिए होने चाहिए। ठीक है, तभी जो है वो आप उसमें अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। ठीक, और ये सिर्फ लोकसभा में ही लाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा इसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इंसुलिन बीटा ठीक है, ग्लूकॉन ये अल्फा ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन ठीक नहीं है ये। ठीक है, सोमेटोस्टेटिन ये सोमेटोस्टेटिन ये गामा ये भी ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन ये नहीं ठीक है। ठीक है, ये बेसिकली आपका प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो कार्पस ल्यूटियम सेल होती है। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम ठीक है, ये सेल यानी कोशिका कार्पस ल्यूटियम से होती है। ठीक, ये याद रखिएगा। ग्रेफियन फॉलिकल से आपका जो एस्ट्रोजन होता है उसका स्राव होता है। इससे किसका स्राव होता है? एस्ट्रोजन का। ठीक है, एस्ट्रोजन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडलीय दाब में कमी का उदाहरण नहीं है? पहाड़ों पर देर से खाना पकना है, वायुमंडल में बैठे वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही का गिरना भी है,
अधिक ऊंचाई पर नाक से खून आना ये भी है। लालटेन की बत्ती का तेल ऊपर चढ़ना, जैसे आपने देखा होगा बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, तो किसका, केशिकत्व का उदाहरण है, कैपिलरीज का केशिकत्व, ठीक है, ये इसका उदाहरण नहीं है, ठीक, ऊपर चढ़ता है वो किसका है, केशिकत्व का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, हाँ ये तो हो गया ना, विटामिन, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इसका जो केमिकल नाम है कैल्सीफेरॉल है, इसको हार्मोन भी कहा जाता है। और विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। तो दोनों कथन सही हैं। इसका रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल याद रखिएगा। मैंने पूरा विटामिन का वो बता रखा है, उसके जो उनसे होने वाले, कमी से होने वाले रोग और उनके रासायनिक नाम, ये बेहतरीन तरीके से उसको क्लियर कर रखा है। ये टॉपिक देख लीजिए ताबड़तोड़ वाले में, कभी नहीं भूलेंगे आप। तो ये दोनों कथन सत्य पूछा है, तो दोनों कथन सत्य हैं इसमें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रुधिर के संबंध में सत्य पूछा है इसमें। तो यह एक तरल संयोजी ऊतक है, बिल्कुल ठीक है। क्षारीय होता है, पीएच मान भी, ये सभी कथन सत्य हैं इसके, ठीक है। कुछ कवकों द्वारा एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ उत्पन्न किया जाता है। ये किस अंग को प्रभावित करता है बेसिकली, तो ये यकृत को प्रभावित करता है, ठीक है, याद रखिएगा, यकृत को एफ्लाटॉक्सिन। कुपोषण की स्थिति का संबंध किससे है। कुपोषण की स्थिति का संबंध बेसिकली देखिए, अब उसमें अल्प पोषण भी आता है, असंतुलित पोषण भी आता है और अति पोषण भी आता है, ठीक है, ये सभी आते हैं इसमें, ठीक, ज़्यादा खा लिया, कम खा लिया या नहीं मिला, सब। अभिकथन और कारण से संबंधित देखिए, आयोडीन युक्त नमक का सेवन थायराइड ग्रंथ के नियंत्रण में उपयोग करता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथ में वृद्धि हो जाती है। आपने देखा होगा ग्वाइटर रोग, ठीक है, उसी का है ये। तो ये दोनों कथन कारण ये बिल्कुल मतलब ठीक है, एकदम सही है, करेक्ट ऑप्शन ए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बीजाणुओं में सजीवों का लक्षण नहीं है। तो देखिए ये जीव द्रव्य का अभाव होता है, यही नहीं है, बाकी सब उसमें है, ठीक है, याद रखिएगा। आरएनए की उपस्थिति, डीएनए की उपस्थिति, गुणन वगैरह ये सब, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए निम्नलिखित में से किससे गुजारना होगा। यानी कि उसको जो उसका जो गुण है उसको प्राप्त करने के लिए आपको कांच से जल में गुजारना पड़ेगा। बेसिकली क्या होता है, जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उससे ये अगर अधिक से कम में जाएगा, अपवर्तनांक जो होगा उससे अधिक से कम में जाएगा, तब ये चीज़ देखने को मिलती है, ये चीज़ जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। मृगमरीचिका वगैरह सब इसी का उदाहरण है, ठीक है। जो ये इसमें लगता है ना, फाइबर ऑप्टिकल में जो होता है वो, इसे प्रश्न पूछा गया है, ये फाइबर ऑप्टिकल में कौन सा ये यूज होता है, ये कौन सा इसमें लगता है ये, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला, ठीक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिजैविक है, ये एंटीबायोटिक है बेसिकली, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इन उइन जिसमें लगा रहेगा ना, ये याद रखिएगा, इन, माइसिन, आइसिन, ये इस तरीके से, तो वो सब एंटीबायोटिक टाइप के होते हैं, ठीक है, दवाइयाँ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है। देखिए, तो भू राजस्व कर होता है, व्यवसाय कर भी होता है, सेल टैक्स नहीं होता प्रत्यक्ष कर, ये अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। बाकी ये अचल संपत्तियों पर ये सब ठीक है। देखिए निम्नलिखित में ये देखना है आपको प्रश्न, कौन से क्रम दिया गया इधर, और वित्त आयोग का वो दिया गया है कि कौन सा इसमें लगे हुए हैं। देखिए इसमें वित्त आयोग के अध्यक्ष दिए हुए हैं और उनका क्रम पूछा है। देखिए पहले जो वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं वो केसी नियोगी रहे हैं, ये पूछा भी जा चुका है, ठीक है। 12वें ये सी रंगराजन रहे हैं, 13वें आपके विजय केलकर और 14वें वाई.वी. रेड्डी। अभी कौन है आप कमेंट करके बताइए, जो 15वां जो वित्त आयोग बना है उसमें कौन है अभी बताइएगा आप, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मैंने कई बार बताया भी है, पहले भी आपने सुना भी होगा नाम उनका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए इसमें पूछा है अभिकथन और कारण फिरकत। सेबी का कार्य प्रतिभूति को इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाना, तो ये बिल्कुल ठीक है ना। और इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो शेयर बाजार से संबंधित वह अवैध कार्य है जिसमें किसी कंपनी के कर्मचारी या कोई संबंधित व्यक्ति द्वारा आंतरिक सूचनाओं का उपयोग करके शेयर ट्रेडिंग किया जाता है। तो ये बिल्कुल मतलब परफेक्ट चीज़ बता रहा है ये, उसका कथन और कारण दोनों सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है ये, ठीक है। तो ये दोनों ही मतलब सही हैं, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1992-93 में चालू खाता
के रुपए में आंशिक परिवर्तनशीलता को ये स्वीकार किया गया था, परिवर्तनीयता को, ठीक है, 1993 में, ये 92 और 93 में। हवाला बाजार विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय का एक प्रकार का वैधानिक बाजार है। तो भैया हवाला का मतलब ही हुआ कि ये वैधानिक कैसे हो गया? हवाला का मतलब ही होता है, बोलते हैं ना कि हवाला कांड में गिरफ्तार हुए, तो वो तो अवैध हो गया ना, वो वैधानिक कैसे हुआ? तो इस तरीके से ये पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। इसमें पूछा क्या है? असत्य कथन नहीं है, यानी कि सत्य है, तो वो केवल एक है, ठीक, बाकी वो दूसरा वाला गलत है, ठीक। ये देखिए सूची दी गई है यहाँ पे, मतलब योजना और उनका प्रारंभ वर्ष। देखिए मेक इन इंडिया, तो ये देखिए शुरू में ही इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, 25 सितंबर 2014 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये 9 मई 2015 को, इसी टाइम पे एक ही दिन में 3 योजनाएं हुई थी। एक तो ये थी जीवन ज्योति बीमा योजना, एक थी अटल बीमा योजना, ये भी इसी टाइम पे थी, ठीक है, और भी एक थी शायद, एक और नाम भूल रहा हूँ मैं, आप कमेंट करके बताइएगा। एक ही डेट पे तीनों हुई थी। स्टैंड अप ये 2016 में, ठीक है, और ये प्रधानमंत्री आवास योजना ये भी आपका 20 नवंबर 2016 में। तो ये जो 1 2 3 4 एक तरीके से मतलब सीधे ही लिखी गई हैं ये पूरा, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, सब मैच्ड हैं, ठीक, याद रखिएगा पूरा। मैंने करवा रखा है, आप देख लीजिए, ये ताबड़तोड़ सीरीज में ये योजनाओं से संबंधित भी मैंने करवा रखा है। शेयर बाजार में कारोबार करने के लिए डीमैट अकाउंट खाता खुलवाना अनिवार्य है, तो बिल्कुल सही है, बहुत लोग करते होंगे आप लोगों में से भी, ठीक है। डीमैट खाता धारकों को इसके लिए सालाना फीस देनी पड़ती है, ऐसा है क्या? सालाना देनी पड़ती है फीस? तो हाँ, कुछ तो चार्ज है, ठीक है, तो ये मान के चलिए कि देना पड़ता है। वैसे बोलते तो हैं कि डीमैट मतलब फ्री है, लेकिन आप लोग बताइए कि देना पड़ता है क्या, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो वैसे इसमें दोनों सही हैं, ठीक, तो कुछ फीस देनी पड़ती है। चलिए बोल्ट क्या है? ये पीपीपी मॉडल होते हैं, ठीक है, बिल्ड ओन लीज ट्रांसफ़र, इसका जो फुल फॉर्म है। तो इसमें ओ का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका होता है ओन, ठीक है, बिल्ड ओन लीज और फिर ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये सब पीपीपी मॉडल के हैं, ठीक, याद रखिएगा ये सब। सार्वजनिक निजी भागीदारी जिसको कहते हैं आप। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? तो बिपिन चंद्रा है, इनका नाम याद रखिएगा। देश में अवसंरचना परियोजनाओं के कार्य को त्वरित करने हेतु राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष NIIF को स्वीकृति कब दी गई थी? इसको स्वीकृति कब मिली थी? तो इसको जो है आपको जुलाई 2015 में मिली थी, याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहती है? तो ये जो घर्षण जनित बेरोजगारी होती है, घर्षण जनित बेरोजगारी क्या होती है? जो फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति है ये, ठीक है, और इसने एक रोजगार से ये दूसरे में शिफ्ट हो रहा है, ये यहाँ पे मान लो इस कंपनी में, ठीक है, तब ये जो बीच का समय होता है वो घर्षण कहलाती है, ठीक, घर्षण जनित बेरोजगारी। बजट 2023 में घोषित श्री अन्न योजना, बेसिकली ये मिलेट से संबंधित है, मोटे अनाज से संबंधित है, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ध्यान दिया जा रहा है इस पर, और ये बेहतर है भी। मोटा अनाज आपको खाना चाहिए, आपके अपने जो आपका जो दैनिक जो आहार है, भोजन है जो, उसमें इसको सम्मिलित करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। निम्नलिखित फसलों में से किसको मोटे खाद्यान्न के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? तो ये जो बाजरा, ज्वार, मक्का, ये सब हैं, ठीक है, उपरोक्त सभी, रागी वगैरह भी होते हैं, ठीक। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक मूंगफली उत्पादन में शीर्ष पर है? तो याद रखिएगा ये गुजरात जो है वो शीर्ष पे है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, गुजरात शीर्ष पे है, फिर राजस्थान और तमिलनाडु का स्थान आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण जो है IRDAI, ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो ये याद रखिएगा मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर की गई थी, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब थी? ये 2000 में, ठीक है, 99-2000 में, ठीक है, ईयर भी याद रखिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिए तो पूछा है कि ये मानक दी गई है और कौन सा ये किससे संबंधित है? तो ISO 9000 किससे संबंधित है? पर्यावरण से। ISO 14000 ये गुणवत्ता प्रबंधन से। ISO 5001 ये ऊर्जा प्रबंधन से। तो किससे कौन सा है? ये ISO 31000 ये खाद्य सुरक्षा प्रबंधन। पूछ रहा है बेसिकली कि कौन से किससे संबंधित है ये, ठीक है। तो आप इसमें सिर्फ ये ISO 5001 जो है वो ऊर्जा प्रबंधन से है, बाकी सब इधर उधर दिया हुआ है। जैसे ISO 9000 ये गुणवत्ता प्रबंधन है, ठीक है, ISO 9000, और ISO 14000 ये पर्यावरण से संबंधित है। बोलते हैं ना कि ये कंपनी ISO सर्टिफाइड है, ठीक है, ISO सर्टिफाइड है।
तो वो वही चीज़ है। बोलते हैं कि ISO 9000 मिला हुआ है, ISO 14000 मिला हुआ है। तो ISO 14000 ये आपका पर्यावरण से है और 9000 ये क्वालिटी से है, गुणवत्ता प्रबंधन से। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, बेसिक चीज़ें हैं। और ये ISO 31000 ये रिस्क मैनेजमेंट से है, ठीक। तो ये सब याद रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश के कृषि निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? तो 2024 तक। ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, यूपी करंट से हो सकता है पूछ लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा बताइएगा कि एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जो अभी भारत की मतलब केंद्र की जो निर्यात नीति आई है 2023-24 में, ये जो निर्यात है उसका लक्ष्य रखा है $2 ट्रिलियन। तो कब तक के लिए रखा है वो प्राप्त करने का? वो कमेंट करके बताइए, ईयर बताइएगा, 2 ट्रिलियन कब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। निम्नलिखित में लक्ष्य प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाली पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना इसमें कौन सी है जो अपना लक्ष्य रखा गया था? हर एक योजनाओं में लक्ष्य रखा जा रहा था, ठीक है। अब तो खैर ये बंद हो गई, अब तो योजना आयोग की जगह पर क्या आ गया? योजना आयोग बंद हो गया ना, अब योजना आयोग भी बंद हो गया, पंचवर्षीय योजनाएं भी समाप्त हो गई, ठीक है। 12 तक आई थी, ठीक, जो कि 2017 में समाप्त हो गई। तो उसमें योजना आयोग अब तो नीति आयोग आ गया, ठीक है। नीति आयोग का अलग फंडा है काम करने का, ठीक। तो ये याद रखिएगा। अब इसमें देखिए जो प्रश्न पूछा है वो देखते हैं कि इसमें बोल रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में अपने लक्ष्य से अधिक प्राप्त किया था उसने। तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसे उसका लक्ष्य रखा था 5% और प्राप्त हुई थी 6% की दर, ठीक। तो ये याद रखिएगा। ISFR 2021 ये बेसिकली वनावरण और इन सब के बारे में जानकारी प्रस्तुत करती है। ये रिपोर्ट पूछ रही है कि न्यूनतम जो वनावरण है वो किसका है? तो हरियाणा का है, ठीक है। ये मतलब याद रखिएगा। वैसे देखा जाए तो जैसे MP में सबसे ज़्यादा है, ठीक, परसेंटेज में अलग है और इसमें अलग है। मैंने करवा रखा है, ISFR की रिपोर्ट मैंने करवा रखी है, उसको देख लीजिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण है वो। अभी जब तक दूसरी नहीं आ रही है तब तक वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उसको देखिए आप, मैं उसकी भी उसमें आई पे क्लिक करेंगे, उसको भी मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया गया? सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी कितनी कंपनियां महारत्न हो गई हैं, और महारत्न के अलावा जो नवरत्न वो कितनी हैं? तीनों का बताइएगा कमेंट करके आप। चलिए, ये महारत्न तो मैं बता देता हूँ, ये अभी इसमें 14 कंपनी हुई हैं, ठीक है, 14। और अभी आप बताइएगा इसमें नवरत्न वाले में बताइएगा कितनी कंपनियां हुई हैं टोटल अभी तक, मतलब एट प्रेजेंट कितनी हैं, और मिनी रत्न में कितनी हैं? आप नंबर लिखिएगा बस, ठीक। तो ये जो दिया जाना शुरू हुआ था ये 2009 से शुरुआत हुई थी इसकी, 10 से, ठीक है, 2010 से ये शुरुआत हुई थी इसकी महारत्न, ठीक। तो अभी 14 हो गई हैं ये, याद रखिएगा इन चीज़ों को। लेटेस्ट कौन सी है वो कमेंट करिएगा आप, ठीक। और बाकी कितनी नवरत्न है और कितनी मिनी रत्न है ये भी बताइएगा। 3-4 प्रश्न पूछा है मैंने, जो भी अच्छे से कमेंट करेगा सारे प्रश्नों का जवाब उसको मैं पिन कर दूंगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सब्सिडी को व्यापार को आंशिक रूप में बाधित करने वाली सब्सिडी माना जाता है? तो ये जो सब्सिडी है ये बेसिकली ब्लू बॉक्स सब्सिडी है, ठीक है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी। इसमें कौन कौन सी आती हैं? जैसे ये बिजली और पानी पे ये सब देखते हो ना, ये सब्सिडी दी जा रही है, दुनिया भर की सब्सिडी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो वो सब इसी में आती हैं। WTO में इसीलिए लोग जो अन्य देश हैं वो भारत के विरुद्ध बहुत सारे उन्होंने मतलब केस कर रखा है इस तरीके से, ठीक है। WTO भी बोलता है कि ये सारी सब्सिडीज़ जो है वो इनको मिनिमाइज़ किया जाना चाहिए, ठीक है। एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ये सब। बेब्रीज चक्र के बारे में पूछा है कि क्या सही है इसमें से? बेब्रीज चक्र, इसके द्वारा बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के मध्य आरेखीय संबंध प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। वस्तुतः दोनों के मध्य विलोम संबंध पाया जाता है, तो ठीक है, ये दोनों कथन सत्य हैं, ठीक। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये किसके द्वारा? अंकटाड के द्वारा, याद रखिएगा, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। भारत समावेशी नवाचार कोष ये कब स्थापित किया गया था? इसको याद रखिएगा, ये आपका वर्ष 2014 में स्थापित किया गया था, भारत समावेशी नवाचार कोष, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मानव विकास सूचकांक को बनाते समय निम्नलिखित में से किस आधार पर, मतलब किस आधार का एक प्रयोग नहीं किया जाता है? देखिए उसमें शैक्षणिक स्तर देखा जाता है, जीवन प्रत्याशा भी देखी जाती है और प्रति व्यक्ति आय भी देखा जाता है। शिशु लिंगानुपात नहीं देखा जाता है। अभी जो HDI बना है 2023 वाला जो है, उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? तो
एक रैंकिंग गिरी हुई है, ठीक, याद रखिएगा। अभी 132वें स्थान पे आ गया है, ठीक, याद रखिएगा। पहले, इसके पहले जो आई थी उसमें 133वां था, अभी 132वें पे आ गए हैं। ट्रिप्स का जो विस्तारित रूप है वो क्या है, तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ठीक, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स ये है ट्रिप्स मेजर। ये सब WTO, ट्रिप्स, ट्रिम्स, ये सब है ना, ये सारे जो है WTO से संबंधित वो है शब्दावलियाँ। अब देखिए यहाँ से रीजनिंग और मैथ्स शुरू हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जल्दी जल्दी बता दूंगा मैं इसको, ठीक, आप लोग हल कर लीजिएगा इसको। देखिए इसमें जो पैटर्न चलता है उसी हिसाब से देखना है, जैसे 60, 180, 90, 270, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ पे डबल हो गया ना, 6 त्रिक 18, 3 गुना 180, फिर इसका ये हाफ हो गया, ठीक, फिर ये 9 त्रिक 27, फिर यहाँ 3 गुना, फिर ये इसका हाफ हो गया, तो कितना 135, तो यहाँ पे 135 हो जाएगा, क्योंकि 135 में अगर आप 3 से गुणा करोगे तो 405 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सीरीज चल रही है। निम्नलिखित में से कितने ऐसे चार हैं, कितने ऐसे चार हैं जिनके पहले तो 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से गिन लीजिएगा, आप इसको मैच कर लीजिएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका 4, ठीक है, गिन लीजिएगा, बहुत ईजी है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को। विषम इसमें युग्म चुनना है। देखिए मदिरा, बोतल, बोतल और मदिरा, मदिरा मतलब रखा जाता है उसमें। कप चाय, ये भी उसमें रखी जाती है या पी जाती है, ठीक है। ये घड़ा और पानी, ये भी वैसे ही है। गेंद बल्ला वैसा तुक नहीं दे रहा है, वैसी चीज़ नहीं होती है, गेंद बल्ला तो खेला जाता है। ये सब रखने और इस तरीके से मतलब इस्तेमाल होते हैं, बाकी का वो अलग है, ठीक है। दो संख्याओं का LCM और HCF दिया हुआ है, 12 और 144। एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या, या ऐसे कर सकते हो ना, दूसरी संख्या कैसे निकालोगे, अगर पहली संख्या दी गई है तो HCF और LCM दिया हुआ है, तो जितना है उसको दूसरी संख्या से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 12 × 144/36 कर दीजिए, और इसको जब काटेंगे तो 48 आएगा सब कुल मिला के, ठीक। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही वही संबंध रखता है जो GJ और QU के बीच में है, तो उसको कुछ आप देखेंगे ट्रिक तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्या इसमें चल रहा है। तो G और J के बीच में 3 का गैप आ रहा है, ठीक है, +3 का आ रहा है, यानी कि, और Q और U में भी, Q और U में +4 का आ रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से जब देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप G से Q आ रहा है तो कितना आ जा रहा है, 10 का गैप आ रहा है, और J से U आ रहा है तो ये 11 का गैप आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर आप मैच करेंगे इसमें, तो जो करेक्ट वाला आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा AD और SW, ठीक। निम्नलिखित कूट संकेतों में सही विकल्प ढूंढना है, ये प्रश्न आया हुआ है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। ये 2 अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है वो, 2 अमेरिकी जा रहे हैं, एक जो है वो दूसरे के बेटे का पिता है, तो जाहिर सी बात है वो पति पत्नी ही होंगे, तभी वो ऐसा बोल रहा है, ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है, यानी कि इसमें अगर देखें तो अगर जो पुत्र की है उसको x मान लें तो पिता की 9x हो जाएगी, 9 गुनी बोल रहा है। माता की उम्र उस पुत्र की 8 गुनी है, यानी माता की 8x हो गई, ठीक है। अब पिता और माता की उम्र का जो योगफल है वो 51, ठीक है। तो 9x + 8x = 51, यानी कि ये 9 8 17, x = 3, यानी कि बेटे की जो उम्र है वो 3 वर्ष है, ठीक। समझ में आया कैसे कर दिया मैंने, 17 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 17 × 3 = 51, 3 वर्ष आ गया, x की वैल्यू 3 आ गई, तो वही हमने माना था पुत्र की जो आयु, ठीक, 3 वर्ष। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखिए नंबर वाला ये जो है सारणी में लुप्त संख्या बताना है आपको, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें बहुत ईजी है ये, किस तरीके से करना है। देखिए 5 3 7 6, अगर आप इसको वो करेंगे ना, जोड़ेंगे इसमें, ठीक है, इसमें अगर जो जोड़ेंगे, जैसे इसमें इस तरफ से जोड़िए, 17 5 22, 22 और 9 कितना होता है, 22, 9 2 11, 31, फिर इधर जोड़िए 17 3 21 3 24 और 7 ये 31, फिर इधर 7 6 13 23 8 31, तो इधर 16 और 16 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 31, तो ये सीरीज चल रहा है। कृष्णा अपने घर से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, पुनः 1 किलोमीटर उत्तर तथा पुनः 2 किलोमीटर पूर्व। जैसे जैसे ये बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाइए आप, एकदम ईजी वे में आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा।
और कैसे मिलेगा, वो 2 किलोमीटर आपको उत्तर चल के मिलेगा। ठीक है, 2 किलोमीटर आप उत्तर चलेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। ये बहुत ईजी प्रश्न होते हैं, जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाइए आप, बहुत ईजी है। ठीक है, मैं कई बार इसे बता चुका हूँ, तो इसमें मैं अभी आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा। सर्वथा भिन्न को चुनना है, इसमें देखिए अंगूठी है, ये भी राउंड टाइप का है। ठीक है, ये टायर जो है ये भी मतलब कहीं ना कहीं फिट होता है, पहनाया जाता है। ठीक है, चूड़ी भी वैसी है, प्लेट वैसा नहीं है, तो ये भिन्न हो गया डी वाला। ठीक, किसी घड़ी में 3:12 से 6 बजे तक का समय, यानी कि कोई घड़ी है उसमें 3:12 हो रहे हैं और उसको 6 बजने में कितना मतलब कितने अंश घूम जाएगी। तो इस तरीके के प्रश्नों में अगर ऐसे रहे तो इसमें आप सिंपल सा थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए कि अगर यहाँ पे 3 है, इधर आएगी तो लगभग 90% तो यही है, 90 डिग्री का तो ही बन रहा है, लेकिन 12 मिनट ये घूम चुकी है ये। ठीक है, 12 मिनट बोल रहा है ना कि 3:12 घूम चुकी है। तो अगर हम उसको, जैसे क्या होता है, पूरा जो है 360 डिग्री का होता है, अगर हम उसमें मिनट के हिसाब से निकालेंगे कि कितना घंटे की जो सुई है वो मतलब कितनी उसमें मिनट वाली सुई कितने देर में वो घूम रही है, उस तरीके से सब निकालेंगे। तो यहाँ से अगर आप ऑप्शन भी देखेंगे तो भी पता चल जाएगा। देखिए 105 होगा नहीं, 90 भी नहीं होगा, क्योंकि 90 आपको थोड़ा सा उसे 12 मिनट चल चुकी है घड़ी, तो इसमें 84 डिग्री ही होगा, 99 भी नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो गया मतलब एक तरीके से आंसर निकालना, हम निकाल लिया आंसर। लेकिन अगर आपको जैसे पता करना है तो उसमें थोड़ा सा फिर आपको लगाना पड़ेगा कि घंटे की सुई प्रत्येक 1 मिनट में कितना घूमती है, तो उसको डिवाइड करेंगे कितना डिग्री घूमेगी वो। ठीक है, तो उस तरीके से निकाल लेंगे ये आप। ठीक, चलिए, यदि a की पावर x है और a की पावर x इक्वल टू b तथा b की पावर y इक्वल टू a, तो एक्स वाई का मान कितना होगा इसमें। ठीक है, इस तरीके का जो प्रश्न होता है इसको आप हल कर सकते हैं, जैसे इक्वेशन बना करके। ठीक है, इक्वेशन बनाएंगे तो इसमें आपको एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, वो 1 आएगी। ठीक, आप हल कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो बताना आप। निम्नलिखित पारितंत्रों में से कौन सी एक की उत्पादकता सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक किसकी होती है, तो मैंग्रोव की। ठीक है, ये सर्वाधिक होती है उत्पादकता इनकी, याद रखिएगा। ठीक है, उससे कम फिर घास की, फिर झील की, फिर महासागर की। अगर सबसे कम पूछे तो महासागर की उत्पादकता। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 110वां। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये कब शुरुआत हुई थी इसकी, तो ये 1988-89 में, 88 में ही शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, राष्ट्रीय जो ये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। ठीक, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई नलकूपों के माध्यम से की जाती है, बिल्कुल ठीक है। प्रदेश में इसका प्रयोग सन 1930 में सर्वप्रथम सहारनपुर से किया गया। ठीक है, तो इसमें पूछा है क्या, असत्य। तो ये सर्वप्रथम 1930 में सहारनपुर से इसकी शुरुआत ना करके ये बेसिकली मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक, कहाँ से, मेरठ से। ठीक, बाकी ये ठीक है। तो असत्य पूछा है तो केवल 2। ठीक, मार्कोसुर ये क्या है, ये बेसिकली मार्कोसुर ये दक्षिण अमेरिकी एक व्यापार संगठन है, ये दक्षिण अमेरिका में। तो ये याद रखिएगा, फैक्ट चीज़ें हैं ये। ये बस याद रखिएगा कि 1991 में ये बना था ये। ठीक है, गोमती नदी किस नदी के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है, तो ये गाजीपुर में जाके मिलती है बेसिकली। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, गाजीपुर में जाके ये मिल जाती है, किससे, गंगा नदी से। ठीक है, सुल्तानपुर, जौनपुर, ये सब, लखनऊ, ये सब उसी के मिलते हैं, मतलब उसी के किनारे पे हैं। नॉन फायर प्लास्टिक क्ले उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में है, नॉन फायर प्लास्टिक क्ले, तो ये जो है ये क्ले आपका मकरी और खोह क्षेत्र, मिर्ज़ापुर में। ठीक है, जैसे ये सोनराई वाला ये क्षेत्र ये तांबे के लिए है। ठीक है, कजराहट वाला ये डोलोमाइट के लिए है, कजराहट वाला डोलोमाइट के लिए है। भीखमपुर क्षेत्र ये सोना के लिए है। ठीक है, सोना के लिए, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग चीज़ें। प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत उत्तर प्रदेश में एलिफेंट रिजर्व की स्थापना कब की गई थी, तो ये अक्टूबर 2010 में की गई थी। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, सितंबर 2009 में। ठीक है, सितंबर 2009 में याद रखिएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था, ये 1992 में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अगला प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग कृषि में संबद्ध हैं, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र क्या होता है? जैसे कृषि तो हो गया कि भाई खेती किसानी, है ना, उसके अलावा जैसे पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र कहे जाते हैं। तो ये 59.3%, ठीक है, इसका जो डेटा है वो याद रखिएगा। ठीक। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत राज्य निवेश बोर्ड स्थापना SIPB की स्थापना की गई। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो नन अदर देन मुख्यमंत्री। ठीक है, याद रखिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ पर अवस्थित है? तो ये जो हैंडलूम वाला है, याद रखिएगा, वाराणसी में है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग संस्थान हैं, अलग अलग अनुसंधान केंद्र बने हुए हैं, उनकी सबकी प्लेलिस्ट मतलब मैंने बना रखी है ताबड़तोड़ सीरीज में, वो देख लीजिएगा आप। देखेंगे तो आपको याद रहेंगी चीज़ें। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर रही? किसकी मतलब किस एक की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? देखिए, अब वैसे अगर देखते तो मेघालय की सर्वाधिक रही, लेकिन अगर दादरा नगर हवेली, अगर आप यूटीज़ की भी बात कर रहे हैं तो सबसे अधिक इसकी रही है, लगभग 55%। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनजाति सोनभद्र में नहीं पाई जाती है? तो देखिए, पहाड़िया, बैगा, खरवार ये सब है। सहारिया ये आपका ललितपुर में पाई जाती है। ठीक है, सहारिया। अप्रैल 2023 में, अब यहाँ से करंट अफेयर्स, अप्रैल का करंट अफेयर शुरू हो गया। ठीक। अप्रैल 2023 में किस देश द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के गठन की घोषणा की गई है? तो ये भारत ने शुरू किया है ये। ठीक है, ये याद रखिएगा। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 31वां देश बना है? तो ये फिनलैंड बना है। ठीक है, याद रखिएगा। अभी एक दो देश और भी हैं जो एकदम मतलब लाइन में लगे हुए हैं, तो उनका भी आप याद रखिएगा। अगर वो जैसे ही न्यूज़ में आए उनको लिख लीजिएगा, पूछ सकता है। अप्रैल 2023 में क्रिस्टीना कोच मिशन आर्टेमिस ये इसमें जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। तो ये किस देश की हैं? ये क्रिस्टीना कोच, याद रखिएगा, ये USA की ही हैं। ठीक है। अप्रैल 2023 में किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में किबुथु गांव से केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, याद रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, तो किबुथु से, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, सबसे पूर्वी गांव एक तरीके से कह सकते हैं, किबुथु। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक, इसका जो विस्तार याद रखिएगा, किबुथु हम लोग पढ़ते हैं ना। अप्रैल 2023 में वर्ल्ड ट्री रिच सिटी में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? तो इसका जो याद रखिएगा, मुंबई को शामिल किया गया है। ठीक है, हैदराबाद इसमें भी ऑलरेडी मतलब शामिल हो चुका है एक बार दो बार। ठीक है। हाल ही में किस देश के पहले पीएम मित्र पार्क की स्थापना हेतु राज्य ने केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर साइन किया है? तो ये तमिलनाडु ने किया है, पहला पीएम मित्र पार्क की स्थापना करने के लिए। ठीक। अप्रैल 2023 में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस में भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सेलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये कहाँ पर हुआ था? बेसिकली ये वैक्सीन जो वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस हुआ है 2023, ये कहाँ पे हुआ है? तो ये वाशिंगटन USA में हुआ है। ठीक, वाशिंगटन DC। ठीक है। प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, ये शाहरुख खान को प्राप्त हुआ है। ठीक। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को UNSC की अध्यक्षता सौंपी गई? तो याद रखिएगा, ये रूस को सौंपी गई है। ठीक है, UNSC की अध्यक्षता। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मध्य खेली गई पुरुषों की जो T20 श्रृंखला है उसमें अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है? तो किम कॉटन बनी है। ये इनका नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, किम कॉटन। ठीक है, ये न्यूजीलैंड की निवासी हैं, तो इनको याद रखिएगा, किम कॉटन। अप्रैल 2023 में कोप इंडिया ये जो है किसके साथ हुई है? ये जो युद्धाभ्यास है, ये सैन्य अभ्यास, तो ये कोप इंडिया ये अमेरिका के साथ, ठीक, अमेरिका के साथ होता है। कहाँ हुआ था? ये KKD, कलाईकुंडा, KKD। ठीक, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में। अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा TV सोमनाथन समिति का गठन किया गया है। तो ये किसके लिए बेसिकली? तो ये जो TV सोमनाथन हैं, इनकी जो ये नेशनल NPS और OPS का जो मामला चल रहा है उसी पर ये गठित की गई है, उसकी समीक्षा के लिए, NPS की समीक्षा के लिए। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित मध्य अमेरिकी देश में से किसे क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरुआत की है? तो ये अल सल्वाडोर है जिसने ये सब शुरुआत की है, याद रखिएगा।
ये पहले भी मैं बता चुका हूँ इस चीज़ को, तो ये ध्यान में रखिएगा। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने व्यापक पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आमंत्रित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस की पहल की शुरुआत की है? तो ये याद रखिएगा, ये बहरीन ने की है, ठीक है, बहरीन गोल्डन लाइसेंस, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने हेतु भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी शुरुआत की है? बहुत सारे ऑपरेशन चले हैं, जैसे अभी यूक्रेन इसके साथ ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के साथ, ठीक है। ऑपरेशन ये कावेरी जो है ये सूडान के साथ है, ये बेसिकली याद रखिएगा, ठीक है। इसके साथ ऑपरेशन अजय अभी कहाँ, जो इजराइल में जो फंसे हैं, इजराइल और इधर इस वाले एरिया में, वहाँ से निकालने के लिए। तो ये जो जितने भी ऑपरेशन अभी हाल फिलहाल में हुए हैं साल 2 साल में, उनको याद रखिएगा, क्योंकि उनसे प्रश्न मैचिंग में पूछ सकता है, ठीक है, या वैसे भी पूछ सकता है इस तरीके से जैसे ये बना हुआ है प्रश्न, और मैचिंग में भी पूछ सकता है। अप्रैल 2023 में संघाई सहयोग एससीओ के रक्षा मंत्री की बैठक के आयोजन कहाँ किया गया ये? तो ये जो एससीओ हुआ है, भारत ने इसकी अध्यक्षता की है 2023 में, G20 की और इसकी दोनों की, ठीक। तो ये नई दिल्ली में हुआ है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा, तो ये जो है जो 22 अप्रैल है ना, एक ये जो 26 अप्रैल, ठीक है, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है ये, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। भारत की रैंकिंग बताइएगा आप कमेंट करके, 2023 में जो आई है विप्रो द्वारा जारी, तो वो कितनी रैंकिंग है भारत की? अभी 40 से है या 38 है या कितनी है, 35 है। अप्रैल 2023 में किस ग्रह के विस्तृत अध्ययन हेतु यूरोपीय एजेंसी, अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए द्वारा जूस मिशन, तो जूस से जुपिटर याद रखना, ठीक है, जूस से जुपिटर, तो आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। अप्रैल 2023 में कंबम पन्नीर थ्रंचाई, नाम भी ऐसा है, कंबम पन्नीर थ्रंचाई अंगूर को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है, ठीक है। कहाँ का? कंबम पन्नीर थ्रंचाई, तमिलनाडु, नाम भी ऐसा है, याद रहेगा। अप्रैल 2023 में भारत श्रीलंका के मध्य आयोजित सिलिनेक्स 2023 क्या है ये? तो इसमें नौसैन्य अभ्यास है बेसिकली, ठीक है। सेना अभ्यास तो है ही है, ये नौसैन्य अभ्यास है, ठीक। इसमें मैंने 140 प्रश्न आपको करवा दिए हैं, ठीक। आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न इसमें सही हो रहे हैं। अगर 80 के आसपास पहुंच रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं पहुंच रहे हैं तो थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन है। जाग जाइए, मेहनत करिए, कड़ी मेहनत करिए, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए जिन प्रश्नों में गलत हो रहा है। मैंने बताया है कि आपका लूसेंट जीके एकदम पूरा घोट के पी जाइए उसको, ठीक है। मैंने जो चीज़ें अभी स्ट्रेटजी वाले में बताई हैं उन सबको करिए आप, नहीं कर रहे हैं तो करिए, उनको टाइम निकाल के करिए, कैसे भी करिए आप, ठीक है। PYQ मैंने बताया है, पूरा रट डालिए, ठीक है। आप अगर आपने पूर्वावलोकन नहीं पढ़ा है पूरा, या नहीं पढ़ने का मन कर रहा है उसको पूरा, या नहीं ख़त्म हो कर पा रहे हैं, तो आप सीधे सीधे आप जो पॉइंटर बताया है मैंने घटना चक्र का, GS पॉइंटर, उसको ले आइए और उसको पूरा एक तरफ से शुरू कीजिए और लास्ट तक चले जाइए, ठीक है। उसमें बेसिकली बीच में जो रीजनिंग और ये सब वाले प्रश्न होंगे उनको छोड़ दीजिएगा, आप सिर्फ GS पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा वो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।